हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जैसा आपसे वादा किया गया था उसी वादों पे क्या खड़े उतरते हुए अब आपके लिए सिर्फ 12 तक ही नहीं, अब आपके लिए जो ग्रेजुएशन के जो लेक्चर्स होंगे वो भी पोस्ट करना हमने क्या शुरू क्या कर दिया। और आज हमारा ये पहला पहला सेशन होने वाला है जहां पर हम जो टॉपिक देखने वाले वो आपका देखने वाले इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हम ये टॉपिक क्या देखने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेना भाई कि अगर आप बीकॉम ले रहे हो, बीएमएस ले रहे हो, बैफ ले रहे हो, बीबीए ले रहे हो या फिर बीबीआई ले रहे हो या फिर बीएफएम ले रहे हो, और चाहे कौन से भी कोर्स क्या अक्वायर कर रहे हो, अगर आपके यूनिवर्सिटी के आपके अकाउंट्स के सिलेबस में अगर ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन नामक का ये पुरानी या फिर ये जो चैप्टर अगर है तो ये जो वीडियो होने वाली है ये आपके लिए क्या होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं कि अब चैनल पे कौन सी चीजें क्या आने वाली है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं चैनल पे आपके कॉमर्स के जो चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एज वेल एज थियोरी सब्जेक्ट, दोनों ही चीजें अब आपके चैनल पे क्या पोस्ट करना हमने क्या शुरू किया है। और साथ ही साथ आपकी जो 12 तक हमारी जो सीरीज फेमस थी, वन शॉट वीडियोस हो गए, इजी टिक टू लर्न वीडियोस हो गए, वन पेज नोट्स हो गए, ये सारी चीजें अब आपके लिए हमारे ग्रेजुएशन में भी आने वाली है। अब आप मुझे कमेंट में एक प्यारा सा दिल दे देना और साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये भी बता देना कि क्या क्या बताओगे, आप कौन से कोर्स अक्वायर कर रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटीज अक्वायर कर रहे हो, ताकि हम उस हिसाब से चीजें जो है आपके लिए क्या लेकर के आ सके दोस्तों। ठीक है, अब चलो टाइम ना जाया करते हुए अब एक एक करके हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली चीज सर, टॉपिक क्या हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। आज के टाइम पे मैं पूरा थियोरी कवर करूंगा, कल से हमारे जो इससे रिलेटेड जो सम्स होंगे वो मैं आपको क्या बताऊंगा। ठीक है, और आज भी कुछ थोड़ा सा एक जिस्ट दे दूंगा, एक आइडिया क्या दे दूंगा जिससे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा आइडिया आ जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात कर रहा हूं तो भाई बिजनेस होता है, सही बात है, हम सभी बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका क्या होगा, जैसे हमारे पास बहुत दो बड़े वाहन क्या है आपके बिजनेसमैन है, एक का नाम है रेक्स पाठक और दूसरे हमारे जो भाई साहब है इनका नाम है क्रमगिरी। सही बात है, अब ये दोनों ही बिजनेस करते हैं लेकिन इनका बिजनेस करने का तरीका दोनों का ही अलग अलग है। ये वाले भाई साहब क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आप बोलोगे सर ये मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या होता है, मतलब ये किसी तरह का रॉ मटेरियल जो रहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इन्होंने रॉ मटेरियल उठाते, जैसे अगर ये इनका फर्नीचर बनाने का क्या बिजनेस है, क्या ये फर्नीचर क्या करते हैं, ये मैन्युफैक्चर क्या करते हैं। अब इनके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, इनके लिए रॉ मटेरियल वुड होगा, सही बात है। ये रॉ मटेरियल उठाते और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसको क्या बनाते हैं, एक फिनिश गुड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक फिनिश्ड गुड्स क्या बनाते हैं, सही बात है। मतलब इन्होंने रॉ मटेरियल उठाया, रॉ मटेरियल क्या इन्होंने इनके लिए लकड़ी है। अब लकड़ी को इन्होंने क्या किया, हथौड़ा मारा, काटा पीटा, फेविकॉल लगा लगा के इन्होंने क्या बनाया, उसको चेयर बना दिया। सही बात है, मतलब ये क्या कर रहे, ये रॉ मटेरियल ले रहे, रॉ मटेरियल को लेकर उसको क्या करे, उसको किस में कन्वर्ट करे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे। इस तरह की एक्टिविटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या बोलते हैं। समझ में आ गया मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। अब हमारे जो क्रम भाई साहब, ठीक है, अब ये क्रम भाई साहब कौन सा बिजनेस करे, ये ट्रेडिंग का बिजनेस करे। ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया, ये बना रहे नहीं, ये पाठक जी ने चेयर बनाया ना, तो ये क्या करेंगे, ये एक जगह से ये चेयर इन्होंने क्या किया, पाठक जी से खरीदा, परचेज किया, ये अपने स्टोर में इन्होंने लाया। स्टोर में लाने के बाद अब इनके पास कोई बंदा आया, उसे चेयर पसंद आई, वो उसने उन्होंने वो क्या कर लिया, उसने क्या परचेज क्या कर लिया। मतलब सीधी सादी अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग में ट्रेडिंग वाला जो बिजनेस एक्टिविटी होता है इसमें होता क्या, इसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं, एक ऑलरेडी फिनिश गुड्स कोई जो मैन्युफैक्चरिंग वाला बंदा रहता है उससे हम गुड्स क्या करते हैं, वो परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद उसमें कुछ भी चेंज ना करके उसको हम लोग क्या सेल करते हैं। इस तरह के बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। आई होप इतनी चीजें आपको क्या क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गए, इतनी चीज क्लियर है। अब सबसे बड़ी चीज, अगर हमने अब तक हमारे 11 स्टैंडर्ड में भी, हमने 12 स्टैंडर्ड में भी हमारा एक अकाउंटिंग ईयर होता है, जब का स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म कभी होता है 31 मार्च को क्या खत्म होता है। सही बात है, ये चीज आप सभी को क्या पता है, हाँ या ना। अब हमारे जो पाठक जी है, अब ये पूरा साल ये एक्टिविटी करेंगे कि ये क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। सही बात है, और रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद अब उसको क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में क्या करेंगे, कन्वर्ट क्या करेंगे। सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सही बात है सर, सही बात है, आया ना, सही बात है। अब एक चीज मुझे बताना, सबसे पहली चीज ये समझना कि अब ये जो पाठक जी, ये जो रॉ मटेरियल खरीद रहे, मतलब इनका रॉ मटेरियल क्या था, लकड़ी था।
अब ये लकड़ी ये जो खरीद रहे किस पर्पज से खरीद रहे, ये इस पर्पज से खरीद रहे कि भैया इसको वो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, आपके चेयर में, और इसको आगे चलकर क्या आपके मार्केट में बेचेंगे, किस क्या अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए, क्या मुनाफा अर्न करने के लिए, क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो भैया इसी चीज को इन्वेंट्री बोलते हैं। मतलब सीधी सादी बात करूं तो ऐसी कोई भी चीज जो एक बिजनेस मैन क्या करता है, खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है, किस मोटिव से, इस मोटिव से कि वो आगे चलकर उस पर्टिकुलर कमोडिटी को या फिर उस पर्टिकुलर एसेट को क्या करेगा, मार्केट में बेचेगा, क्या कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। उस तरह की चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इन्वेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम लोग इन्वेंट्री क्या बोलते हैं। मतलब सर क्या मतलब, ये जो हमारे क्रम भाई साहब है, जो हमारे पाठक जी से चेयर खरीद रहे, क्या ये क्रम जी के लिए ये क्या इन्वेंट्री होगा? हाँ भाई, ये भी इनके लिए क्या होगा, इन्वेंट्री होगा। अब पूछो क्यों, क्योंकि अब ये जो क्रम जी है, ये जो चेयर ले रहे, ये क्या अपने घर में रखने के लिए ले रहे? नहीं, ये चेयर इसलिए परचेज कर रहे ताकि वो उसे आगे चलकर क्या मार्केट में बेचे, और मार्केट में बेचने के बाद उससे क्या कर सके, उससे प्रॉफिट अर्न कर सके। इस चीज इसलिए ये क्या चेयर परचेज करे, तो ये इनके लिए क्या होगा, इन्वेंट्री होगा। समझ में आ गया? इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं। कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टाइलस खरीदा है, तो ये स्टाइलस में क्या कर रहा हूं, ये क्या मैं अपने पास रखने के लिए खरीद रहा हूं? नहीं, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं आगे चलकर कल परसों नरसों कभी भी जाके मैं इसको मार्केट में क्या बेचूंगा, क्या अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इन्वेंट्री हो गया। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो गाड़ी का शोरूम है, ठीक है, गाड़ी के शोरूम में जो गाड़ी के शोरूम का जो मालिक होता है वो क्या करता है, गाड़ियां स्टोर करके रखता है। हाँ सर रखता है। क्यों रखता है? गाड़ियां पहले खरीदता है ना और स्टोर कर क्यों रखता है? क्योंकि आगे चलकर उसको वो मार्केट में बेचेगा, कस्टमर को बेचेगा, क्या अर्न करने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए। तो वो उस जो गाड़ियां वो स्टोर करके रखा है, तो वो उसके लिए क्या होगी, वो उसके लिए क्या होगी, इन्वेंट्री होगी। क्या होगी, इन्वेंट्री होगी। सब्जी वाला ले लो, सब्जी वाला क्या करता है, सुबह सुबह मार्केट जाता है, सब्जियां खरीद के उसको स्टोर करता है और फिर क्या करता है, उसको बेचता है। तो अब मुझे बताओ कि अब वो जो सब्जी स्टोर कर रहा है, क्या वो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए स्टोर कर रहा है? नहीं, वो मार्केट में बेचने के लिए स्टोर कर रहा है। क्यों? ताकि वो क्या कर सके, उसे पैसा अर्न कर सके। तो सब्जियां उसके लिए क्या होगी, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो भैया वो उसके लिए क्या हो गई, वो उसके लिए इन्वेंट्री हो गई। आई होप सो इतनी चीज आपके लिए क्लियर हो गई। दूध वाला है, दूध वाला गाय से क्या कर रहा है, दूध निकाल रहा है, दूध निकाल के उसको क्या कर रहा है, अपने बर्तन में, यूटेंसिल में क्या स्टोर कर रहा है। तो जब वो स्टोर गया यूटेंसिल में, तो क्या वो अपने पर्सनली उसके लिए कर रहा है? नहीं। तो अब मुझे बताना कि जो मिल्क मैन है उसके लिए इन्वेंट्री क्या होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। समझ में आ गया? एक और बात ले लेते, पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप का जो मालिक है वो क्या कर रहा है, वो जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो रिफिल करवा रहा है अपने पेट्रोल पंप पे, यानी स्टोर कर रहा है। और वो स्टोर कर रहा है तो किस चीज के लिए कर रहा है, आगे चलकर उसको बेचने के लिए ना। क्या बेच के क्या करेगा, प्रॉफिट अर्न करने बेच के प्रॉफिट अर्न करना चाहता है ना। तो अब मुझे इस कंडीशन बताना कि अब उसके लिए इन्वेंट्री क्या होगी। समझ में आ गया? आई होप सो इतनी चीजें आपको क्या क्लियर हो गई होंगी कि इन्वेंट्री होता क्या है। अब आगे मैं आपको समझाऊंगा कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी क्या होता है, ये भी चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। इतना क्लियर हो गया? अब आप पूछोगे सर कि अब देखो सीधी सीधी बात है, इतनी चीजें क्लियर हो गई कि आपको इन्वेंट्री होता है क्या। अब पाठक जी क्या कर रहे हैं, हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है यानी 1 अप्रैल से लेकर, और हमारे क्रम जी भी है, वो क्या कर रहे हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अपना जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं कि पाठक जी रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। हमारे क्रम जी क्या कर रहे हैं, पाठक जी से चेयर खरीद रहे हैं, चेयर खरीद के मार्केट में क्या उसको बेच रहे हैं। अब एक चीज मुझे बताना कि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर क्या हो रहा है, 31 मार्च को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। सही बात है। अब जब 31 मार्च आया, तब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि पाठक जी के पास जितना रॉ मटेरियल था वो पूरा क्लियर हो गया होगा। मतलब पूरे के पूरे रॉ मटेरियल को उन्होंने फिनिश गुड्स में बना दिया और पूरे के पूरे फिनिश गुड्स उन्होंने क्या कर दिया, आपके क्रम जी को क्या बेच दिया और क्रम जी ने मार्केट में बेच दिया। ऐसा कुछ होता है नहीं। 31 मार्च आया तो हो सकता है कि पाठक जी के पास कुछ जो रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल क्या बच जाओ। ठीक है। अब ये हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल ऐसा हो जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर प्रोसेस में हो कि उसको चेयर बनाया जा रहा है। कंप्लीटली पूरा चेयर बन गया है क्या? नहीं, अभी चेयर बनना बाकी, उसमें कुछ काम बाकी है। सही बात है। मतलब वो एक आपके किसमें, वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब फुल्ली आपके रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ है क्या, फुल्ली रॉ मटेरियल में आपके
पूरा रॉ मटेरियल में, फुल्ली रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हुआ है, फुल्ली रॉ मटेरियल में कन्वर्ट, सॉरी फुल्ली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ नहीं। अब इसमें चेयर बना काट के रख दिया, लेकिन अब उसको जोड़ना बाकी है, सही बात है। और कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ गुड्स उन्होंने क्या किया, पूरा बना दिया लेकिन अभी तक उसको मार्केट में बेचा नहीं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि आपकी किसी भी, अगर एक आपका क्या है, अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहां पे आपकी इन्वेंट्री 3 तरीके की हो सकती है। सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल आया, अब इसको इन्वेंट्री में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रॉ मटेरियल आप क्यों खरीद रहे हो, उसको प्रोसेस करके आप क्या मार्केट में आगे चलकर बेचोगे, क्या करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये भी तो आपका इन्वेंट्री हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला क्या होता है, रॉ मटेरियल, एक आपका इन्वेंट्री होता है। दूसरा क्या होता है आपका WIP, मतलब क्या, वर्क इन प्रोसेस या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये लकड़ी को आप चेयर बनाने के प्रोसेस में डाले हो, क्यों, खुशी मिलती है इसलिए नहीं, क्या, तो आप लकड़ी को क्या चेयर बनाने के प्रोसेस में इसलिए डालो कि ताकि आगे चलकर वो चेयर बन जाए और फिर आप उसको मार्केट में बेच सको, क्या अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये भी क्या हुआ आपके लिए, इन्वेंट्री हुई कि नहीं हुई, हाँ सर ये भी इन्वेंट्री हो गई, समझ में आ गया। अब आपने क्या किया है, कुछ चेयर्स बना के रख दिए, अभी कुछ चेयर बना के रख दिए, क्या मेरे ताऊ की शादी है उसके लिए मैंने स्टोर करके रखा है, नहीं, मैंने क्यों स्टोर करके रखा है, ताकि इसे मैं अब जाके क्या कस्टमर को बेचूंगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, उससे प्रॉफिट क्या अर्न कर सकूं। तो ये भी मेरे लिए क्या होती है, इन्वेंट्री होती। तो एक चीज ये ध्यान में रखना कि 31 मार्च जब आए, ठीक है, जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म होने वाला हो, तो जरूरी नहीं है कि आपका, ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका रॉ मटेरियल पूरा खत्म हो गया होगा, आपका सारे के सारे जो रॉ मटेरियल वो कंप्लीटली फिनिश गुड्स में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। हमेशा एक चीज होती है कि आपके पास कुछ रॉ मटेरियल बचे होंगे, कुछ रॉ मटेरियल आपके फिनिश गुड्स में क्या कन्वर्ट हो रहे होंगे, और कुछ गुड्स ऐसे भी हो रहे होंगे जो पूरे फिनिश गुड्स में आपके क्या बन गए, लेकिन अभी तक मार्केट में क्या बिके नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह की इन्वेंट्रीज रहती है। एक होता है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा होता है WIP जिसको हम लोग क्या वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और तीसरा क्या होता है आपका फिनिश गुड्स क्या होता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। सेम चीज अगर मैं क्रम जी की बात करूं, तो ऐसा जरूरी नहीं ना कि क्रम जी ने जितने भी चेयर्स पाठक जी से खरीदे थे अब तक 31 मार्च तक, वो सारे के सारे चेयर्स बिक गए होंगे। हो सकता है कि कुछ चेयर्स बिक गए होंगे और कुछ चेयर्स अभी भी बाकी होंगे, सही बात है कि नहीं बात है। तो अभी ये जो चेयर्स बाकी है, तो ये भी क्या है, इनके लिए क्या होता है, इन्वेंट्री होता है, सही बात है कि नहीं बात है। इतना क्लियर हो गया, आई होप सो इन्वेंट्री क्लियर हो गया होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह की इन्वेंट्री होती है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ट्रेडिंग में कौन सी इन्वेंट्रीज होती है ये आपको क्लियर क्या हो गया होगा। अब चलो आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे अब आगे देखो, सीधी सीधी बात मैं बताता हूँ कि इन्वेंट्री होता है क्या है। देखो यही बताया कि मैंने यही बताया ना, रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ, ऐसा कोई भी एसेट जो कि एक बिजनेस क्या करता है, ओन करता है, यानी अपने पास क्या रखता है, किस पर्पज के लिए, ताकि आगे चलकर उसको मार्केट में बेचेगा, क्या अर्न करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इस चीज को हम लोग इन्वेंट्री बोलते हैं। और इन्वेंट्री को ही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो स्टॉक्स क्या बोला जाता है, ये चीज मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई, अभी क्लियर हो गया आपको। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में कितने टाइप्स की इन्वेंट्रीज होती है, 3 टाइप्स की। सबसे पहला होता है एक रॉ मटेरियल, ये मैंने अभी आपको समझाया था। वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी मैंने बताया आपको। फिनिश गुड्स, ये भी मैंने बताया। फिनिश गुड्स को हम लोग FG से भी रेफर करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को हम लोग WIP से भी क्या रेफर क्या करते हैं, ये R बन गया, WIP से भी क्या रेफर करते हैं। तो इतनी चीजें आप हमेशा से क्या ध्यान में क्या रख लेना कि अगर आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी 3 तरह की आपकी इन्वेंटरीज होंगी, एक आपका रॉ मटेरियल होगा, एक वर्क इन प्रोग्रेस होगा, एक फिनिश गुड्स होगा। डन, इतनी चीजें आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। अब सर आपने बेसिक समझा दिया कि इन्वेंट्री क्या होता है, कितनी तरह की इन्वेंट्रीज होती है, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब मुद्दे पे आओ कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है। भाई मैंने क्या बताया अभी, मैंने क्या बताया, क्या बताओ बताओ बताओ। मैंने ये बताया कि हमारे जो पाठक जी है, ठीक है, अब जरूरी नहीं ना कि 31 मार्च को जब ईयर एंड हो रहा होगा तो हो सकता है उनके पास कुछ रॉ मटेरियल बच गया होगा, ठीक है, हो सकता है कि कुछ रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस होगा, मतलब वो अब चेयर में कन्वर्ट हो रहा होगा। हो सकता है कि कुछ फिनिश गुड्स जो होंगे वो उनके जो वेयर हाउस है उसमें पड़े होंगे। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आपका एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर आपका जो अकाउंटिंग ईयर जब खत्म हो जाता है, तो जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है तो खत्म होने के बाद जो भी ऐसे गुड्स होते हैं जो अभी तक बिके नहीं होते, क्या जो अभी तक आपने बेचे नहीं है,
ठीक है, उसकी जब आप मॉनिटरी वैल्यू निकालते हैं उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब सीधी सीधी बात कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास क्या पड़ा है, 20 किलो लकड़ियां पकड़ी पड़ी हुई, 20 किलो। अब लकड़ियों को इसमें कौन से यूनिट में कन्वर्ट करता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप याद है मेरे पास 20 किलो क्या हुआ है, लकड़ी पड़ा हुआ है। ठीक है, मेरा WIP यानी जो मेरी 30 किलो लकड़ियां क्या है वह आपके इसमें पड़ी हुई है, क्या वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, चेयर्स में, क्या कन्वर्ट होने के प्रोसेस में। और अगर मैं यहीं पे मैं बात करूं तो 400 चेयर्स मेरे पास क्या बचे हुए, मतलब साल खत्म हो गया, साल खत्म होने के पास मेरे पास 20 किलो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, 30 किलो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में, और 400 यूनिट जो चेयर्स है वो मेरे क्या वेयर हाउस में क्या स्टोर करके मेरे क्या रखा गया। सही बात है। अब जब साल खत्म हो जाएगा, 31 मार्च जब एंड होगा, तो एंड होने का अब मुझे गिनना पड़ेगा ना, मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, मुझे देखना पड़ेगा कि भैया पूरे साल खत्म होने के बाद अब मेरे पास क्या क्या इन्वेंट्री बची हुई है। अब मैं करूंगा तो मैं देखूंगा रॉ मटेरियल मेरे पास इतना बचा है, मेरा रॉ मटेरियल इतना वर्क इन प्रोग्रेस में है, इतना मैंने फिनिश गुड्स कन्वर्ट कर दिया और ये अभी तक बिका नहीं है, ये अभी भी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है। सही बात है। अब साल खत्म होने, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जहां पर हम क्या करते हैं, साल खत्म होने के बाद जो हमारे अनसोल्ड इन्वेंट्रीज होती है, यानी अनसोल्ड जो हमारे गुड्स होते हैं, उसको जब हम मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोलते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, आप स्टॉक का क्या करते हो, साल खत्म होने के बाद आपके जो स्टॉक्स जो आपके बचे हुए रहते हैं, जो बिके हुए नहीं रहते, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू आप निकालते हो, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या बोलते हैं। अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता क्या है, क्लियर हो गया। अब आपको आपने याद है क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा था, तो क्लोजिंग स्टॉक पता कैसे चलता है, ये आपके इन्वेंट्री वैल्यूएशन से ही पता चलता है कि भाई कितना स्टॉक पड़ा हुआ है और उसकी कॉस्ट क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालते कैसे, हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की मदद से ही क्या निकालते। डन, इतनी चीज आप क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे सर ये नोट्स कहाँ मिलेगा, तो नोट्स भाई नीचे प्रदीप गिरी अकेडमी का एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, फ्री मटेरियल सेक्शन में मैं आपको दे दूंगा। समझ में आ गया। अब सर आपने बता दिया, चलो इन्वेंट्री क्या होता है वो भी बता दिया, कितने टाइप की इन्वेंट्रीज होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो भी आपने बता दिया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होती है वो भी आपने बता दिया। लेकिन अब थोड़ा ये भी तो बता दो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन को कैलकुलेट कैसे करें, हम कैसे पता लगाए कि मेरी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो साल खत्म होने के बाद मेरे पास कितने गुड्स बचे हुए हैं और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो भैया तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो पहले दो तरीके हुआ करते थे। कितने तरीके हुआ करते थे, दो तरीके हुआ करते थे, वो अभी भी है। सबसे पहले क्या है, पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, और दूसरा क्या है, परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री होता है। अब यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रही है, ये इमेज में दिख रहा क्या, ये जो बंदा है थोड़ा सा अलग दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है, ये अपने वेयर हाउस में गया है और वेयर हाउस में जाके एक एक जो डिब्बा है वो काउंट कर रहा है। सही बात है कि उसके पास कितना स्टॉक, तो सही वही चीज है। पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मतलब होता है क्या, जब आपका साल खत्म हो जाता है, यानी जब आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है, आप खत्म होने के बाद अब आप जाके क्या करते हो, आप जाके बुक ले लेते हो। ठीक है, ऐसे बुक ले लेते हो और बुक लेने के बाद अब काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं अपने वेयर हाउस में जाके फिजिकली काउंट कर रहा हूं कि भाई मेरे पास रॉ मटेरियल कितना बचा हुआ है, इतना बचा हुआ है। मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मेरा कितना रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने के लिए लगा हुआ है, इतना लगा हुआ है। मेरे पास फिनिश गुड्स कितने हैं, इतने लगे हुए। तो ये मैं क्या फिजिकली काउंट कर रहा हूं, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। मतलब एक ऐसा तरीका जहां पर साल खत्म होने के बाद आप क्या कर रहे हो, आप अपने वेयर हाउस में जा रहे हो, वेयर हाउस में जाके आप क्या कर रहे हो, फिजिकली एक एक रॉ को, एक एक गुड्स को क्या कर रहे हो, आप काउंट कर रहे हो कि एक्चुअल में साल खत्म होने का कितना गुड्स मेरे पास बचा हुआ है। इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री क्या बोलते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आप उसको अलग अलग तरह, अब कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे हमें वेट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लेता हूं आपके मिल्क की बात कर लेता हूं, या फिर अगर आपका पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल की बात कर लेता हूं, तो आप उसको लीटर में काउंट करते हैं। सही बात है। अगर आपके पास चावल पड़ा है तो चावल को हम वेट करते, किलोज में काउंट करते हैं, या फिर टन्स में हम काउंट करते हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या किया जाता है, अब काउंट कर रहे हो तो काउंट करने के बाद आपको नोट भी करना पड़ेगा ना, तो नोट करने के लिए क्या किया जाता है, एक स्टॉक शीट क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। क्या की जाती है, प्रिपेयर की जाती है। अब मैं ऐसे ही नहीं ना, मैं अंदाजा दिमाग में रखूंगा भाई रॉ मटेरियल इतना पड़ा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस में इतना है, फिनिश गुड्स इतना है, नहीं। मैं क्या करूंगा, एक पेज पे उसको लिखूंगा कि भाई रॉ मटेरियल इतना पड़ा हुआ है,
फिनिश गुड्स इतने पड़े हुए, ठीक है। फिर साथ ही साथ मैं ये देखूंगा कि आपका क्या आपका फिनिश गुड इतने, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल मेरे पास इतना पड़ा है, तो इसको मैं लिखूंगा ना, और जिस चीज पे मैं लिखूंगा उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉक शीट बोलेंगे, जो कहीं ना कहीं में एक आइडिया देता है कि भैया कि कितने चीजें हमारे पास अभी तक क्या पड़ी हुई है, क्या कितना स्टॉक अभी तक हमारे पास क्या पड़ा हुआ है साल खत्म होने के बाद। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री में क्या होता है कि जब हम स्टॉक शीट लेते हैं तो हमें ये एक आइडिया आ जाता है कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री अभी क्या बची हुई। सही बात है। अब कहीं ना कहीं हमें ये भी तो पता करना पड़ेगा ना कि हमने कितने जो गुड्स है वो बेच दिए। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला ये है भाई कि हमें ये पता होगा कि जब साल शुरू हुआ था तो साल शुरू होने पर हमारे पास कितना स्टॉक पिछले साल का पड़ा था, तो वो फिर उसके बाद हमें यह भी पता होगा कि साल भर में हमने और कितने गुड्स जो थे परचेज किए थे। तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और परचेज को क्या करोगे, प्लस कर दोगे। अब आपने स्टॉक शीट प्रिपेयर की जिससे आपको ये आइडिया आ गया कि भैया साल खत्म होने के बाद मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक, मतलब साल खत्म होने के बाद अब मेरे पास और कितनी इन्वेंट्री बची है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। सही बात है, हाँ या ना, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह अब हम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज करेंगे, फिर जितना भी हमारे पास स्टॉक बचा होगा उसको उससे हम लोग क्या कहते हैं, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब हमने साल भर में कितना गुड्स बेचा है, कितने अमाउंट का गुड्स बेचा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी। अब एक सवाल मेरे पास और उठ रहा है, सर अभी आपने बताया था कि हम लोग काउंट करते हैं, क्या करते हैं, काउंट करते हैं, ठीक है, स्टॉक को काउंट करते हैं, तो वैल्यू कैसे पता चलती किसी भी स्टॉक की। तो देखो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है अगर उसकी वैल्यू आपको पता करनी है तो बहुत आसान तरीका है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, आपको सबसे पहली चीज एक फॉर्मूला आता है, ठीक है, ठीक है, वैल्यू। सबसे पहली चीज आपको क्या, क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, ठीक है, कितना कितना यूनिट बचा हुआ उसको आपको क्या करना पड़ेगा, जिस रेट में आपने खरीदा था उससे क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं क्या बेचता हूं, मैं पेंसिल बेचता हूं, मेरे पास पेंसिल की 100 यूनिट बची हुई है। सही बात है, हाँ या ना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जो एक पेंसिल मुझे खरीदी दाम जो पड़ी थी वो कितनी की पड़ी थी, मेरी 5 रुपए की क्या पड़ी थी। सही बात है। अब इससे मुझे ये तो पता चल गया मेरे पास 100 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। अब मुझे वो 100 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या, मॉनिटरी वैल्यू क्या, वो मुझे पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो क्वांटिटी उसको कितने रेट में मैंने जो यूनिट थी वो खरीदी थी उससे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 100 को जो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 बचूंगा। तो अब इससे मुझे क्या पता चल गया, मुझे पता चल गया अब जो मेरे पास स्टॉक जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है, वो मेरी 500 रुपए है, मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, ₹500 है। तो समझ में आ गया। तो किस तरह से आपको जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है ये भी आपको क्लियर क्या हो गया होगा, डन। तो आई होप सो पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं परपेचुअल सिस्टम पे। देखो भाई ये इसका टोटल उल्टा है। अब ये वाला जो सिस्टम है कब तक बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप एक गली नुक्कड़ में आपका बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, आप एक बहुत छोटे लेवल पे अगर अपना बिजनेस चला रहे हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, इससे आपका कॉस्ट भी बचता है, ठीक है, आपके पास डाटा भी रहेगा, सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। लेकिन अब आप बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस चला रहे हो तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप जाओ ऐसा स्टॉक शीट उठा लो और फिर उसके बाद एक काउंट करो कि भाई मेरे भिवंडी वाले गोडाउन पे कितना पड़ा हुआ है, मेरे ये बोईसर वाले गोडाउन पे मेरा कितना पड़ा हुआ है। ये पॉसिबल है क्या काउंट करना, नहीं है पॉसिबल काउंट करना। समझ में आ गया। तो ये आपका कभी भी ये जो परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री है ये आपका फिजिकल काउंट नहीं रखते। अब आप बोलोगे कि सर तो ये कैसा होता है, ये चीज होती है। अब एक चीज मुझे बताना, आप बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस जब चला रहे हो तो आप रिकॉर्ड रखते हो कि नहीं रखते हो, रखते ना सर। आप बोलोगे सर पिछले साल कितने का स्टॉक पड़ा था, आप रखोगे, हाँ, जिसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। सही बात है। अब आपने अगर एक बार में 4 यूनिट परचेज की तो 4 यूनिट का भी आप रिकॉर्ड रखोगे कि नहीं रखोगे। अब ओपनिंग स्टॉक अगर फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग स्टॉक आपका 5 यूनिट था, मतलब पिछले साल का 5 यूनिट बचा हुआ था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, 4 यूनिट और एक्स्ट्रा परचेज किया, ठीक है, आया ना। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 9 यूनिट्स हो गए। फिर आपके पास कस्टमर आया, उसने क्या किया, 2 यूनिट का आपसे क्या किया, डिमांड किया, आपने उसको 2 यूनिट दे दिया,
सही बात है। तो आपके पास कितने यूनिट बचे? 7 यूनिट बचे। अभी आपको पता कैसे चल रहा है कि ये 7 यूनिट बचे? भाई हिसाब किताब, ये बेसिकली क्या होता है, ये बुक रिकॉर्ड्स पे बेस्ड होता है। आप जो कंप्यूटर पे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उस सॉफ्टवेयर में आप क्या मेंटेन करोगे ना कि पिछले साल का इतना स्टॉक मेरे पास बचा हुआ था, अभी मैंने इतना परचेज किया, अब ओपनिंग स्टॉक का परचेज मैंने इतना है मेरे पास, अब कस्टमर आया तो मैंने उसको इतना स्टॉक बेचा, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से मैं क्या करूंगा, मेरा जो सेलिंग वाला स्टॉक है, जो स्टॉक मैंने बेचा उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो मुझे क्लियर आइडिया रहेगा कि भाई मेरे पास क्या इतना स्टॉक अभी भी है। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री क्या बोलते हैं। इतना क्लियर है सबको? आई होप सो इतनी चीजें क्लियर होगी। अब ये क्या किया जाता है, ये पूरे साल के आखिर में काउंट किया जाता है, लेकिन ये वाले भाई साहब ना साल के आखिर में नहीं, अभी मैंने माल खरीदा तो मैं क्या करूंगा, नोट करूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा एट प्रेजेंट मेरे पास कितना स्टॉक पड़ा है। ठीक है, मैंने अभी 4 यूनिट बेच दिया, तो 4 यूनिट बेचने के बाद पहले जितने मेरे पास स्टॉक पड़े थे उसमें से मैं उतना यूनिट माइनस करूंगा, तो मुझे अभी पता चल जाएगा कि इतना बेचने के बाद अब मेरे पास कितना यूनिट माल जो है मेरे पास बचा हुआ। समझ में आ गया? तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। अब इस चीज के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टोर लेजर क्या बनाना क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बनाना क्या पड़ेगा। इतना चीज क्लियर हो गया। अब जब आप परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री क्या करते हो, ये मेथड क्या यूज करते हो, तो आपको ये तो पता रहता है कि भैया कि अब तक आपने कितना माल बेचा है। सबसे पहली चीज, आपके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है, मतलब पिछले साल का कितना गुड्स आपके पास पड़ा हुआ, ये आपको पता रहता है। आपको ये भी पता रहता है कि आपने अभी तक कितना माल और एक्स्ट्रा खरीदा, यानी आपने परचेजेस कितना किया, ये आपको पता रहता है। और आपको ये भी पता रहता है कि अब तक आपने कितना माल आपने क्या बेचा है। तब आपको जरूरत क्या होती है, जरूरत ये रहती है कि अब मेरे पास आखिर में और कितना माल बचा हो मुझे पता करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा हुआ था वो 40 रुपए का पड़ा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल बात करता हूँ। ठीक है, मैंने एडिशनल कितना परचेस किया, पूरे साल भर में 20 रुपए का मैंने क्या किया, और ज्यादा माल क्या मैंने क्या खरीदा, एक्स्ट्रा माल और मैंने क्या खरीद लिया। अब उसमें से अगर मैं बात करूं तो मैंने अब तक जो है 40 रुपए का जो माल था वो मैंने क्या बेच दिया, क्या 40 रुपए का जो पूरा माल था वो मैंने क्या अब तक क्या बेचा हुआ है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि अब मेरे पास साल के आखिर में कितना स्टॉक बचा हुआ है, और जो स्टॉक बचा हुआ उसकी वैल्यू कितनी है, तो इजिली पता चल जाएगी ना। आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक और परचेस को प्लस करोगे, तो 40 + 20 होता है। मेरे को मैथ्स आती नहीं है, फिर भी मैं काउंट कर दे रहा हूँ, 60 हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी मैंने माल बेचा होगा उसको क्या करूंगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो मैंने अब तक कितना माल बेचा है, मैंने 40 रुपए का माल बेचा है। तो अब साल के आखिर में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा है, मेरे पास 20 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक क्या बचा हुआ है। तो इस तरह से आपकी ये चीजें क्या वर्क करते हैं। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, और भाई साहब ये भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। अब मैं चीजें आपको प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर आज के टाइम पे हमें कौन सा फॉलो करना है, हमें पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री फॉलो करना है, परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री फॉलो करना है। अगर देखो सबसे पहली चीज हम जो पढ़ने वाले वो परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री आज की डेट में बहुत ज्यादा फॉलो क्या किया जाता है। ठीक है, पीरियोडिक सिस्टम भी फॉलो किया जाता है, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो वहां पे पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री फॉलो की जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादातर अगर आप देखोगे तो परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री ही क्या फॉलो किया जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था, ये कलरफुल जमाना है, ये आज का जमाना, ये मॉडर्न टेक्निक है। समझ में आ गया? तो आज की डेट में हम मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं। डन, आई होप सो इतनी चीजें अब तक देख रहे हो तो भाई एक दिल एक हार्ट एक प्यार जरूर दे देना। समझ में आ गया? इतनी सारी चीजें। अब सबसे पहली चीज, अब आपने सर ये बता दिया कि इन्वेंट्री क्या होती है, ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या होता है ये भी आपने बता दिया, कौन से टाइप की इन्वेंट्रीज होती है ये भी आपने बता दिया। लेकिन अब आपने बताया इन्वेंट्री वैल्यूएशन बता दिया। 2 तरीके हुआ करते थे कि भाई जाए काउंट कर ले, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, आपका ये देख लो भाई थोड़ा सा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री बोलते थे। और एक क्या है कि बुक्स में हिसाब रखो, पिछले साल का कितना गुड्स बचा हुआ था, इस साल हमने कितना और परचेज किया और अब तक कितना माल बेचा है, अब उसको प्लस कर लो परचेज और ओपनिंग स्टॉक को, और जितना गुड्स बेचा उसको माइनस करो तो आपको क्लोजिंग स्टॉक पता चल जाए। लेकिन अब ये कैलकुलेट कैसे करके रखना है, क्या तरीका होगा रिकॉर्ड करने का, तो भैया आपकी बताओ तो 3 मेथड है आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला क्या आता है, आपका फीफो आता है, दूसरा क्या आता है आपका लीफो आता है, और तीसरा क्या होता है वेटेड एवरेज मेथड आता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो आपकी ICAI
कि जो स्टैंडर्ड्स रिलीज हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से बात करूं तो अभी जो है आपका फीफो यूज किया जाता है और वेटेड एवरेज मेथड क्या यूज किया जाता है, लिफो यूज नहीं किया जाता। लेकिन मैं फिर भी आपको कंसेप्ट के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि लिफो होता है क्या है, समझ में आ गया। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर लोगों के सिलेबस में लिफो है भी नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ क्या बोला गया, हमें ज्यादातर मतलब सिलेबस में हमें सिर्फ फीफो है और वेटेड एवरेज मेथड है, समझ में आ गया। लिफो हमें नहीं है, लेकिन मैं आपके समझाने के लिए आपको समझा दूं कि लिफो होता है क्या, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आप समझ लो फीफो होता क्या। फीफो का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मैं लिख देता हूं फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। इसका मतलब क्या सर, मतलब ये जो पहला आया था वही पहला जाएगा। मतलब जैसे सीधी सीधी अगर मैं बात करता हूँ, मेरी एक दुकान है, ठीक है, मेरी एक दुकान ले लेता हूँ। इसको मैं जूम भी होगा ना, इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ भाई। देखो यहाँ पे ये डायग्राम बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। अब मेरी एक दुकान है, मैंने क्या बोला, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया था उसी माल को मैं पहले बेचूंगा। अब मैंने क्या किया, मेरे पास दूध, मेरे दूध की, मेरा ग्रोसरी शॉप है। अब उसमें मैंने क्या दूध स्टोर करके रखा, क्या स्टोर करके रखा, मिल्क स्टोर करके रखा। अब ये पहला मिल्क जो था मेरे मंडे को परचेज किया था, फिर दूसरा ट्यूसडे को किया, तीसरा वेडनेसडे को किया, चौथा थर्सडे को किया। अब मेरे पास क्या आया, मेरे पास एक बंदा आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बोलते हैं। अब कंज्यूमर आया, फ्राइडे को आया, फ्राइडे को आया, बोला सर 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 मुझे क्या चाहिए, एक मिल्क चाहिए, मुझे क्या दूध का एक कैन चाहिए। सही बात है, मैं ये बोला। अब जब मैं फीफो मेथड यूज कर रहा हूं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहा हूं, तो अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला मिल्क मैंने कौन सा खरीदा था, मैंने मंडे वाला खरीदा था। तो जब मैं फीफो मेथड यूज करूंगा तो इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया था वही पहले जाएगा। तो जो माल मैंने पहले खरीदा था वही माल मैं पहले बेचूंगा। जब मेरे पास कंज्यूमर आया तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहला माल मैंने मेरे मंडे को खरीदा था ये वाला मिल्क, तो मैं कंज्यूमर को क्या दूंगा, ये मंडे वाला माल दूंगा। समझ में आ गया। अब मंडे वाला माल खत्म हो गया, फिर दूसरा कंज्यूमर आया, तो अब वो भी क्या कर रहा है, मिल्क का डिमांड कर रहा है, तो मैं क्या फीफो का मेथड यूज करके थर्सडे वाला दूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, उसको मैं ट्यूसडे का माल उठा के दूंगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों से पहले कौन सा आया था, ये वाला माल आया था। क्लियर हो गया। फिर तीसरा बंदा आया, वो भी मिल्क का डिमांड कर रहा है, तो मंडे और ट्यूसडे का तो स्टॉक मेरा खत्म हो गया ना। मंडे और ट्यूसडे को जितना माल खत्म लिया था मैंने, खत्म किया था, एक एक यूनिट लिया था, तो खत्म हो गया। अब तीसरा बंदा है, वो भी मिल्क का डिमांड कर रहा है, तो मैं बताऊं वेडनेसडे को दूंगा कि थर्सडे को दूंगा, पहले सॉरी थर्सडे को पहले दूंगा कि वेडनेसडे का पहले दूंगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल पहला खरीदा वही माल पहले जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, वेडनेसडे वाला माल मेरे पहले दूंगा। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है क्या, फीफो होता है क्या। अब मैं बात करता हूँ लिफो की, बात करता हूँ लिफो मतलब क्या होता है। लिफो टोटली आपका अपोजिट होता है। मतलब क्या होता है, फीफो का मतलब क्या होता, पहला आया पहला आया। लिफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये है कि अब हम पहले वाला मेथड में क्या करते थे, जो माल हमने सबसे पहले खरीदा उसी माल को हम लोग सबसे पहले बेचेंगे। लेकिन लिफो टोटली अलग है, वो क्या बोलता है, जो माल सबसे ज्यादा आखिरी मतलब सबसे लास्ट खरीदा उसी माल को हम लोग सबसे पहले बेचेंगे। समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मेरी सीमेंट की गोनी है, ठीक है। अब इस सीमेंट की गोनी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपसे ये पूछूं कि सबसे पहला मेरा माल कौन सा खरीदा गया, तो आप बोलोगे सर ये वाला खरीदा गया है। अब मैं पूछूंगा आपको कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि अगर आपने सबसे पहला माल खरीदा है तो इसलिए वो सबसे नीचे रखा हुआ है। फिर उसके बाद आपने ये खरीदा होगा, फिर आपने ये खरीदा होगा, फिर ये खरीदा होगा, फिर ये खरीदा होगा, फिर ये खरीदा होगा। सही बात बोलो कि गलत बोलो, सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप। लेकिन 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 एक चीज है, क्या है पता है क्या, अब मेरे पास कंज्यूमर है, जैसे आप लोग आ गए, आपको आपके घर की क्या मरम्मत करवानी है और आपको अंबुजा सीमेंट, और ये मेरा कौन सा स्टॉक है, ये मेरा अंबुजा सीमेंट का स्टॉक है। अब मेरे पास कस्टमर आएगा, तो मैं इस कंडीशन में क्या फीफो अप्लाई कर सकता हूँ, क्या नहीं, मैं पहले सबसे मेरे जितने भी आदमी लोग होंगे उनको बोलूंगा भाई ये वाला का पूरा सीमेंट गोनी हटा और नीचे का पहले दो, नहीं। तो इसमें मैं क्या होगा, जो सबसे पहला जो ऊपर गोनी वही मैं निकालूंगा। अब ये वाली जो गोनी है पहले आई थी क्या सबसे, नहीं, ये सबसे लास्ट में स्टॉक आया था। तो इसी चीज को मतलब लास्ट में आया, मतलब लास्ट इन, लेकिन बिक रहा क्या है, सबसे पहले बिक रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिफो बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। थोड़ा ये वाली इमेज से भी मैं समझा देता हूं, ठीक है। फीफो समझा, अब लिफो इसी में समझो। क्या, थर्सडे वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। अब मैं कौन सा मेथड यूज कर रहा हूं, मैं लिफो वाला मेथड यूज कर रहा हूं। और जब मैं लिफो का मेथड यूज करूंगा
तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो सबसे लास्ट में जो मैंने माल खरीदा उसी माल को सबसे पहले बेचूंगा। तो अब जब मेरे पास ये कंज्यूमर भाई साहब आएंगे और दूध का डिमांड करें, तो क्या मैं मंडे वाला दूंगा? नहीं सर, आप मंडे वाला कैसे दोगे? लीफो यूज करें, मतलब सबसे आखिरी में जो माल खरीदा उसको सबसे पहले बेचना है। क्या करना है? उसको सबसे पहले बेचना है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो दूसरा बंदा आया, तो क्या मैं मंडे वाला दूंगा? अरे नहीं सर, सबसे आखिरी में माल जो जितना भी स्टॉक बचा तो उसमें जो सबसे लास्ट में जो माल आया था उसको आप सबसे पहले बेचोगे। तो मेरे पास वेनेसडे, ट्यूसडे और मंडे वाला माल बचा है, तो जो वेनेसडे वाला माल मैं पहले दूंगा। फिर एक और बंदा आया, मैं लीफो मेथड यूज कर रहा हूँ, फीफो नहीं यूज कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा? ट्यूसडे वाला माल पहले दूंगा कि मंडे वाला माल पहले दूंगा? अब मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दे रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो देखो, सबसे पहली चीज है, आपको दो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका फीफो होता है, और आपका वेटेड एवरेज मेथड होता है। अब ये वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, ये मैं आपको डिटेल में जब मैं इसका सम आपको कराऊंगा तो वहां पे मैं आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में क्या इसको क्या समझाने वाला हूँ। क्लियर हो गया? अब ये हो गया आपका लिफो डन, और लिफो भी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई, आई होप सो। अब देखो डन। अब चलो, अब सबसे पहली चीज, अब मैंने क्या कहा, हम परपेचुअल मेथड यूज करने वाले, क्या परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री यूज करने वाले। तो अब यहाँ पे सर हमें करना क्या होता है, तो देखो सबसे पहली चीज आपको पता, आपका अकाउंट्स है, तो अकाउंट्स में आपको सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है फॉर्मेट जो है स्टोर लेजर का वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका पूरा फॉर्मेट है स्टोर लेजर का। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज है, कौन सी चीज है। सबसे पहली चीज, फॉर्मेट ऑफ स्टोर लेजर में अगर मैं बात करूं तो ये आपका डेट आ जाता। पेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका पेज का क्या है, आपका मार्जिन है, तो मार्जिन के अंदर आप डेट लिख दोगे, ठीक है। फिर पेज को तीन पार्ट में डिवाइड कर दोगे, एक आपका रिसिप्ट होता है, एक आपका इश्यू होता है और एक आपका बैलेंस होता है। समझ में आ गया? अब रिसिप्ट के अंदर आप तीन बनाओगे, एक यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। समझ में आ गया? अब सबसे पहली चीज, एक एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ मतलब क्या होता है। डेट मतलब जिस चीज को भी ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा वो आप परचेस करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज की जो तारीख है, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज जो तारीख है वो आपका है 8 अप्रैल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 8 अप्रैल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, अब रिसिप्ट मतलब क्या होता है, रिसिप्ट मतलब अब आपका बिजनेस है, तो आप माल खरीदोगे तभी आप बेचोगे ना। तो जब आप माल खरीदोगे तो उसकी एंट्री क्या होती है, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जब कभी भी आप कोई चीज रिसीव करते हो, ठीक है, वो रिसिप्ट में आएगा। आप माल खरीद रहे हो तो मतलब आपको माल आ रहा है, ठीक है। आप कितना यूनिट खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने 200 यूनिट खरीदा, ठीक है। एक यूनिट आपको कितने का पड़ा, फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 चेयर खरीदे और एक चेयर की जो वैल्यू थी वो 10 रुपए थी। कितने रुपए थी? 10 रुपए थी। सही बात है। तो टोटल परचेज मैंने 8 अप्रैल को कितना किया, तो मैं क्या करूंगा, 200 को मैं जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा उस टाइम पे मैंने टोटल 2000 रुपए का क्या किया था, मैंने पूरा जो स्टॉक था परचेज का किया था। क्लियर हो गया? 2000 का जो स्टॉक है वो मैंने क्या परचेज किया। क्लियर हो गया? अब इश्यू मतलब क्या हो गया, अब जो माल खरीदा है, ठीक है, वो क्या आरती उतारने के लिए खरीदा है? नहीं, बेचने के लिए खरीदा ना। इश्यू मतलब क्या, जब कभी भी हम क्या करेंगे, माल को बेचेंगे, यानी आपके पास जो भी इन्वेंट्री बची होगी उसको जब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, तो वो यहाँ पे हम लोग क्या एडिट करेंगे। जैसे सेम चीज ले लेते कि मैंने 9 अप्रैल आ गया, ठीक है, 9 अप्रैल आ गया। अब 9 अप्रैल को क्या है, कस्टमर है, उसने क्या किया, मुझसे 10 क्या किया, मुझसे 10 आपके शेयर्स की क्या डिमांड की। तो कितना यूनिट हुआ, मैंने 10 यूनिट मैंने बेचा। कितने रेट में? अब वो यूनिट, अब ये जो शेयर्स है मुझे कितने में पड़े थे, 10 में पड़े थे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप बेचने वाला रेट क्यों नहीं लिख रहे हो? बेचा तो मैंने इसको 10 रुपए में थोड़ी ना बेचा होगा, मैंने 20 रुपए में बेचा है, ठीक है। लेकिन मैं 10 में क्यों लिख रहा हूँ भाई, ये कॉस्ट बुक है। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आपको नहीं नोट करना है, सिर्फ आपको जो आपका खर्चा वो आपको नोट करना है। समझ में आ? 10 की चेयर थी, 10 शेयर आपने बेचे सामने वाले को क्योंकि उसने डिमांड किया था। कितने रेट की एक चेयर कितने में आपको पड़ी थी, 10 रुपए में आपको पड़ी थी। सही बात है। तो टोटल आपके पास अमाउंट कितना हो गया, 10 × 10 हम लोग करेंगे तो 100 निकल गया। क्लियर हो गया? समझा? तो ये मैं आपको एक बस जिस्ट दे रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ, तो इस तरह से चीजें सॉल्व होती है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब ये वाला जो है जो इश्यू, मतलब आपने जितना भी माल बेचा, ठीक है, जब आप उसका टोटल करते हो तो आपको क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या वैल्यू निकल जाता है। समझ में आ गया? और जब लास्ट में वैल्यू क्या होता है कि अब बैलेंस में क्या होता है, बैलेंस में जनरली अब आपने कितना माल बेच दिया है, ठीक है, कितना माल आपने अभी तक बेच दिया है, उसका जो टोटल कितना माल आपने बेच दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास टोटल 1000 यूनिट थे और उसमें से मैंने क्या कर दिया, 500 क्या मैंने बेच दिया, तो मेरे पास
बचा कितना, 500 यूनिट बचा, तो इसी ये चीज यहाँ पे क्या नोट होती है। क्लियर हो गया। और जब मैं इसका साल के आखिर में टोटल करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, मुझे मेरा क्लोजिंग स्टॉक क्या मिलता है। अगर ये चीज नहीं भी समझी होगी तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रहा था किस तरीके से चीजें होती है। हम लास्ट में हम लोग क्या ये चीजें तो सॉल्व क्या करने हैं भी वाले। डन। आई होप सो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे मैंने पूरा जो आपका थियोरेटिकल पार्ट था वो मैंने यहाँ पे कवर क्या कर दिया। आई होप अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से सुने होंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगे। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना। और अगर आपको चाहिए ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए जो वीडियो है वो क्या लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो चलो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।